दिल्ली शहर के पहाड़गंज इलाके में रमेश चाउमीन का ठेला लगाता था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी पिंकी थे। रमेश की एक सौतेली बहन वर्षा भी इसी शहर में रहती थी। वर्षा की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। इस वजह से वो घमंड में अपने सौतेले भाई रमेश से कोई रिश्ता नहीं रखती थी, पर रमेश अपनी सौतेली बहन को सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार करता था। वर्षा दीदी ने तुम्हें राखी तो भिजवाई नहीं है, तो फिर तुम उन्हें ये उपहार क्यों भेज रहे हो? मालती, वर्षा मुझे राखी नहीं भेजती तो क्या हुआ? मैं तो उसका भाई हूं, इसलिए अपना फर्ज तो मैं जरूर निभाऊंगा और मैं उसको राखी का उपहार जरूर भेजूंगा। मैंने वर्षा के लिए बहुत सुंदर साड़ी खरीदी है। हाँ, अच्छी तो बहुत है, पर वर्षा दीदी को पसंद आएगी या नहीं ये मुझे क्या पता। रमेश ने वर्षा के घर राखी के तोहफे भिजवाए, पर साड़ी देखकर वर्षा गुस्से में आ गई। उसने साड़ी को अपने नौकर के हाथ वापस रमेश के घर भिजवा दिया। साथ में एक चिट्ठी भी थी जिसे पढ़कर रमेश बहुत दुखी हुआ। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और हाँ, मेरे भाई बनने की कोशिश भी मत करो। तुम मेरे सौतेले भाई हो, सगे नहीं, इसलिए मुझसे दूर रहो। मुझे तुम्हारे साथ कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं रखना। तुम ठहरे एक सस्ते से चाउमीन ठेला लगाने वाले, और मैं हूं एक अमीर खानदान की बहू। आज के बाद मेरे से कोई कांटेक्ट मत रखना। ये तुम्हारी सस्ती सी साड़ी वापस भिजवा रही हूँ, अपनी पत्नी को दे देना। उन बेचारी के पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते होंगे, कम से कम ये साड़ी ही उनके काम आ जाएगी। रमेश ने चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मना किया था ना कि वर्षा दीदी को कोई उपहार मत भेजो। देखा, बेइज्जती कर दी ना तुम्हारी। कितना गलत गलत चिट्ठी में लिखा है। अरे ऐसे भी भला कोई लिखता है? आज के बाद तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है उनसे मतलब रखने की। मालती, मैंने माँ को वादा किया था कि मैं वर्षा को अपनी सगी बहन की तरह प्यार दूंगा। मैं उनको दिया वादा कैसे तोड़ सकता हूँ? माँ ने तो मुझे कभी सौतेला बेटा माना ही नहीं, फिर मैं वर्षा को अपनी सौतेली बहन कैसे मान सकता हूँ? कोई बात नहीं, उसने वापस भिजवा दिया, ये उसकी सोच है, पर मेरी सोच नहीं बदलेगी। वर्षा मेरी बहन हमेशा रहेगी। वर्षा दीदी को भाई का ये प्यार दिखाई कहाँ देता है? उन्हें तो अपनी अमीरी और पैसे का घमंड है। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम दिल छोटा मत करो। रमेश काम पर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक शाम रमेश के चाउमीन के ठेले के पास एक कार आकर रुकी। उसमें 4 लेडीज बैठी हुई थी, जिनमें से एक रमेश की बहन वर्षा भी थी। अरे यार, सुना है यहाँ एक चाउमीन का ठेला लगाता है, बहुत टेस्टी चाउमीन होती है। मेरे हस्बैंड बता रहे थे, उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर कल खाई थी, तभी तो मैं तुम लोगों को यहाँ लाई हूँ। तुम लोग भी पता नहीं क्या ठेले पर खाने आ जाते हो। किसी 5 स्टार होटल में चलते, वहाँ की चाउमीन खाते। अरे आजकल ठेले वाले भी 5 स्टार होटल जैसी चाउमीन बनाते हैं, बल्कि उससे भी बढ़िया। कुछ देर बाद वो लेडी ऑर्डर देकर आ जाती है। एक लड़का 2 प्लेट चाउमीन उन्हें पकड़ा देता है। सब लोग चाउमीन खाते हैं। वर्षा को अभी तक नहीं पता था कि चाउमीन का ठेला रमेश का है। आज संडे था, इसलिए पिंकी के स्कूल की छुट्टी थी। आज वो रमेश के साथ आ गई थी। उसने कार में बैठी वर्षा को देखा तो दौड़कर उसके पास गई और उसे नमस्ते की। बुआ जी नमस्ते, आप यहाँ? आप पापा के ठेले पर चाउमीन खाने आए हो? ये तुझे बुआ जी क्यों बोल रही है? अरे ये ऐसे ही होते हैं, जानबूझकर टिप लेने के लिए रिश्ते बना लेते हैं। जाओ बेटा, अपने पापा के पास जाओ। पिंकी उदास चेहरा लेकर वापस आ जाती है। ये बात रमेश को पता नहीं थी। जब वो घर गया तब पिंकी ने उसे ये बात बताई। देखा, तुम्हारी सौतेली बहन ने आज पिंकी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। और देखो तो इतनी छोटी बच्ची को टिप की बात कैसे कह सकती है वो? कोई बात नहीं पिंकी, हो सकता है तुम्हारी बुआ जी तुम्हें पहचान ना पाई हो। भीड़ भी बहुत थी ना। चलो, अब तुम मन खराब मत करो। ये अच्छी बात है, बच्चे को ऐसे समझा बुझा दो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रमेश जानता था कि उसकी बहन ने सचमुच गलत किया, पर वो क्या बोलता? वर्षा का स्वभाव ही ऐसा था। एक दिन दोपहर के समय जब रमेश चाउमीन का ठेला लेकर बाजार की ओर जा रहा था, अचानक उसने कुछ औरतों का शोर सुना। उसने देखा एक कार में वर्षा और उसकी सहेलियां बैठी हैं। कार के आसपास 3-4 गुंडे लाठी और चाकू लेकर खड़े हैं। कार का दरवाजा खोलो और जितना भी सोना जेवर पहना है और अपने मोबाइल फोन और महंगे कीमती सामान हमारे हवाले कर दो, समझे? रमेश ने अपने चाउमीन के ठेले से लोहे का बड़ा चिमटा उठाया और बदमाशों की तरफ दौड़ा। उसने उस चिमटे से बदमाशों पर वार करना शुरू कर दिया। हटो हटो यहाँ से, मेरी बहन है वो, उसे हाथ भी लगाया तो हाथ काट दूंगा। रमेश भैया, हमें बचा लो, इन गुंडों से हमें बचा लो। चिंता मत कर मेरी बहन, मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। तभी पुलिस भी आ जाती है और बदमाशों को पकड़ लेती है। बहुत बढ़िया, अगर ऐसी हिम्मत सब में आ जाए तो इस देश तो क्या, पूरे संसार की हर नारी सुरक्षित रहे। पुलिस बदमाशों को पकड़कर ले जाती है। अब तक वर्षा की सभी सहेलियां जान चुकी थी कि रमेश उसका भाई है।
अगले दिन रमेश जब सोकर उठा तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रमेश की पत्नी ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर वर्षा खड़ी थी। वर्षा दीदी आप? हाँ भाभी, मैं आज इतने समय बाद अपने मायके लौटी हूँ। अपनी ननद को अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ ना दीदी, ये आपका अपना ही घर है। वर्षा। बुआ जी, ये लो पिंकी बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने और सुंदर सुंदर कपड़े लाई हूँ। थैंक यू बुआ जी। रमेश भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके प्यार को कभी समझा ही नहीं। मैंने हमेशा आपको अपना सौतेला भाई माना, पर कल आपने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। मैं सचमुच कितनी गलत थी। माँ हमेशा मुझे कहती थी कि आप बहुत अच्छे हो, पर मैंने हमेशा आपसे नफरत की। मैंने आपके प्यार को कभी पहचाना ही नहीं। सॉरी भैया। वर्षा, तू मेरी छोटी बहन है, मुझसे माफी मत मांग। तू तो मेरी लाडली है और मुझे कभी भी तेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा। और जब मेरी बहन संकट में हो तो उसकी जान बचाना तो मेरा फर्ज है ना। राखी का वचन तो निभाऊंगा ना। भैया। रमेश और मालती की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। रमेश बहुत खुश था क्योंकि आज सच में उसकी बहन वापस आई थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों में अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती और ना ही रिश्ते खून से बनते हैं। रिश्ते तो दिलों से बनते हैं। यही उदाहरण रमेश और वर्षा की इस कहानी ने हमें दिया है। सीता और गीता नाम की दो जुड़वा अनाथ बहनें अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सीता गीता के माता पिता नहीं थे, बचपन में ही वे दोनों गुजर गए थे। तब से सीता गीता अपने चाचा चाची के साथ ही रहने लगी। पर उन बेचारी अनाथ बच्चियों की चाची चंचला बहुत ही बुरी थी। वो उन दोनों को बिल्कुल नौकरानियों की तरह ही रखती थी। कहाँ रह गई दोनों? कितनी देर की बाजार से सामान लेने गई हुई हो, अब आ रही हो? चाची, रास्ते में तेज बारिश हो गई थी, इसलिए देर हो गई। ये चीनी गीली कैसे हुई? जरूर बारिश में थैली भिगोई होगी। चाची, राशन वाले भैया ने जो चीनी की थैली दी थी ना, वो फटी हुई थी, हमें पता नहीं चला, तभी चीनी में पानी चला गया। हमें माफ कर दो चाची। आज तुम दोनों की खैर नहीं, तुमने इतना नुकसान कर दिया। तुम्हारे माँ बाप हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए तुम्हें दुनिया में छोड़ गए, खुद तो ऊपर चले गए और हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए। चंचला, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेचारी बच्चियों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो। थोड़ा भगवान से तो डरो। अब तुम क्या चाहते हो? मैं मायके चली जाऊं? एक बार चली गई ना तो लौट कर नहीं आऊंगी, फिर ढूंढते रहना दूसरी। चंचला सीता गीता पर हमेशा ही हाथ उठाती रहती थी, जिस कारण वे दोनों बच्चियां रात के अंधेरे में सुबक सुबक कर रोती थी। एक रात दोनों ने घर छोड़ने का विचार किया। गीता, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चाची बहुत मारती है। हाँ हाँ सीता, तू ठीक कह रही है, हम कहीं दूर चले जाएंगे। सीता और गीता रात के अंधेरे में घर से निकल गई और चलते चलते एक पेड़ के पास रुक गई और उसी पेड़ के चबूतरे पर सो गई। अगली सुबह उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा सड़क पर लोग गुजर रहे हैं। बहुत से ठेले वाले वहां पर खड़े हैं। सीता, बहुत भूख लगी है, चल हम कुछ खाते हैं। पर गीता, हमारे पास पैसे नहीं है, बिना पैसों के हमें कोई भी खाने को कुछ नहीं देगा। एक बार पूछते हैं ना, शायद कोई दे दे। ठीक है, चला। भैया, आपके ठेले से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तुम दोनों के पास पैसे हैं? अरे देखो देखो, दोनों बहनें एक शक्ल की हैं, लगता है जुड़वा है। हाँ बिल्कुल, और लगता है दोनों अनाथ हैं। भैया, पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो मुफ्त में तुम्हें क्या मिलेगा? पैसे लाओ तभी कुछ खाने को मिलेगा। ठेले वाला अभी दोनों को डांट ही रहा था कि तभी एक व्यक्ति वहां आता है। भीमा, इन बच्चियों को एक एक पराठा बना कर दे, मैं पैसे दे दूंगा। शुक्रिया अंकल। तुम दोनों कौन हो बेटा? अंकल, मेरा नाम सीता है और ये मेरी छोटी बहन गीता। हमारी चाची हमें बहुत मारती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बच्चों? हमारे माँ बापू नहीं है अंकल, हम बचपन से ही अपने चाचा चाची के साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अच्छा भीमा, तेरे पास अभी नूडल्स के कितने पैकेट बचे हैं? 20 पैकेट और दे जाओ। बच्चों आओ, तुम मेरे साथ ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ, ऐसे अकेले घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। सीता और गीता उस व्यक्ति के साथ ऑटो में बैठ जाती है। उस व्यक्ति का नाम राजेश था। वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर पर नूडल्स बनाने का काम करता था।
और नूडल्स के पैकेट बाजार में ठेले और रेस्टोरेंट वालों को सप्लाई करता था। सीता और गीता राजेश के साथ बातें कर रही थी। तभी राजेश के सीने में दर्द उठने लगा। क्या हुआ अंकल, आप ठीक तो हो? लगता है इनके दिल में दर्द उठा है, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो चलो अंकल, जल्दी से इन अंकल को हॉस्पिटल ले चलो। सीता गीता ऑटो वाले के साथ राजेश को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। ऑटो वाला राजेश को जानता था। वो राजेश की पत्नी को फोन करता है। वो भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। कुछ घंटों के बाद राजेश को होश आता है। राजेश को डॉक्टर हार्ट में दिक्कत बताते हैं। राजेश सीता और गीता को पत्नी से मिलवाता है। अब कैसा लग रहा है जी? मैं ठीक हूँ संध्या, चिंता मत करो, ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। बाकी इन बच्चियों से मिलो, ये सीता गीता है। इधर आओ बेटा। ये दोनों बच्चियां तो देखने में बिल्कुल एक सी शक्ल की हैं। तुम दोनों जुड़वा हो? जी आंटी, मेरा नाम सीता है और ये गीता। अगले दिन डॉक्टर राजेश को छुट्टी दे देते हैं, पर पूरा आराम करने के लिए कहते हैं। राजेश को अपने काम की चिंता थी। वो परेशान था कि काम कैसे होगा। संध्या, माल बनाना, ले जाना, सब दुकानों पर डिलीवरी करना, ये सारे काम कैसे होंगे? सुनो, आपकी तबीयत पहले जरूरी है। पहले ठीक हो जाओ, तब तक हम जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे। अंकल, आप चिंता मत करो, हम आंटी के साथ हैं, हम आपके काम को रुकने नहीं देंगे। सीता बिल्कुल ठीक कह रही है। अंकल आप आराम करो, हम आंटी के साथ आपके नूडल्स के ऑर्डर को पूरा करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। संध्या नूडल्स बनाती और संध्या सीता और गीता के साथ दुकानों और ठेलों पर नूडल्स के ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाने लगी। एक दिन सीता संध्या से बोली, आंटी, जब हम नूडल्स के पैकेट तैयार कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपना ही नूडल्स का एक स्टॉल खोलें। इससे कमाई ज्यादा होगी और हमारे खुद के बनाए हुए तरह तरह के नूडल्स बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं हम। ये आइडिया तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। कह तो तुम ठीक रही हो राजेश, मैं सोच रही हूँ सीता और गीता ठीक कह रही हैं। हम खुद के नूडल्स का स्टॉल खोलते हैं ना, शायद हमारी कमाई अच्छी हो जाए। ठीक है संध्या, पर बहुत मेहनत लगेगी। तुम्हें सुबह उठकर सारी तैयारी करनी पड़ेगी। स्टॉल पर सारा दिन खड़े होकर नूडल्स बेचने होंगे। क्या तुम ये कर पाओगी? मुझे बस आपका साथ चाहिए, और फिर मेरे साथ सीता और गीता जैसी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां भी तो हैं। और फिर संध्या ने सीता और गीता के साथ मिलकर अपने ही बनाए नूडल्स को तैयार करके बेचने के लिए एक स्टॉल किराए पर ले लिया। सीता और गीता जुड़वा बहनें थीं। लोग जब उन दोनों को स्टॉल पर संध्या के साथ नूडल्स बनाते देखते तो आश्चर्यचकित होते, और वो स्पेशली उनके स्टॉल पर नूडल्स खाने जरूर आते। धीरे धीरे ग्राहक उनके स्टॉल पर बढ़ने लगे और संध्या के नूडल्स स्टॉल की अच्छी कमाई होने लगी। संध्या, सीता और गीता दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत भाग्यशाली बनकर आई हैं। सचमुच तुम दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत लकी हो। राजेश की तबीयत में सुधार आ जाता है। अब वो नूडल्स के पैकेट की सप्लाई के साथ साथ अपने स्टॉल पर भी नूडल्स बनाने में संध्या और सीता गीता की मदद करने लगा, और वो सफलता को छूने लगा। एक दिन सीता गीता के चाचा ने उन्हें नूडल्स स्टॉल पर देख लिया। सीता, गीता, मैंने तुम दोनों को बहुत ढूंढा। मेरी बच्चियों, तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? चाचा, हम चाची से मिले और दुख नहीं झेल सकती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। और चाचा, अब तो हमें माता पिता के रूप में अंकल आंटी भी मिल गए हैं। अब हम इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब यही हमारे लिए सब कुछ है। सीता गीता की ये बात सुनकर राजेश और संध्या उन्हें गले लगा लेते हैं। आखिर उन अनाथ बच्चियों को माता पिता के रूप में राजेश और संध्या जो मिल गए थे, और फिर बच्चियों को आशीर्वाद देकर उनका चाचा आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से चला जाता है। Thanks for watching.